राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र जब युवा हुए तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लंबे चौड़े कदकाठी के हुए। राजा ने एक दिन विचार किया क्यों न इनकी शादी कर दी जाए, और इसी विचार को लेकर उन्होंने अपने मंत्री से बात की। मंत्री ने राजा को सलाह दी, महाराज, तीनों ही राजकुमार श्रेष्ठ हैं और तीनों में ही राज्य की लालसा है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि तीनों का विवाह भी हो जाए और श्रेष्ठ राजकुमार को राज्य मिल जाए। आपके बाद उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाए। राजा को ये बात अच्छी लगी। राजा ने एक धनुष वाली प्रयोगता करवा दी, जिस पर धनुष पर बाण चढ़ाकर राजकुमार तीर चलाएंगे और तीर जिस दिशा के राज्य में जाकर गिरेगा उस दिशा के राजा की पुत्री के साथ उसका विवाह होगा। बस फिर क्या था। एक दिन निश्चित कर दिया गया प्रयोगता के लिए और तीनों राजकुमारों को बुलवाया गया। राजकुमारों को प्रयोगता के बारे में भली भांति समझा दिया गया। अब तीनों राजकुमारों ने अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाया। बड़े वाले राजकुमार का तीर पश्चिम दिशा के राज्य में जाकर गिरा और छोटे वाले राजकुमार का तीर उत्तर दिशा के राजा के राज्य में जाकर गिरा। और तीसरे राजकुमार ने जैसे ही बाण चलाया, पता नहीं उसका हाथ कैसे हिल गया, उसका तीर एक सरोवर में जाकर गिरा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ देखो तीर कहाँ कहाँ गिरे हैं और जिस राज्य में गिरे हैं वहाँ के राजा से हमारे पुत्रों के विवाह की बात करके आओ। सैनिक आदेश पाकर चारों दिशाओं में तीर खोजने के लिए निकल गए। दोनों राजकुमारों के तीर तो राजाओं के राज्य में जाकर गिरे थे। आकर महाराज को सूचना दी गई और छोटे राजकुमार का तीर एक सरोवर में मेंढकी के मुंह में मिला, इसकी भी राजा को सूचना दी गई। राजा मजबूर थे। उन्होंने जवान दी थी कि जिस देश में जिस दिशा में राजकुमारों के तीर जाएंगे उसी दिशा की राजकुमारी से विवाह होगा। तो उन्होंने अपनी शर्त के अनुसार छोटे वाले राजकुमार का विवाह मेंढकी के साथ और दोनों राजकुमारों का विवाह राजकुमारियों के साथ करवा दिया। पिछले ज़माने में लोग अपनी जवान के बहुत पक्के होते थे। अब तो छोटा वाला राजकुमार बहुत ही ज़्यादा दुखी और उदास रहने लगा और दोनों बड़े राजकुमार और उनकी पत्नियां छोटे राजकुमार का मजाक उड़ाने लगे। अब एक दिन राजा ने सोचा क्यों न एक प्रतियोगिता करवाई जाए तीनों बहुओं में से श्रेष्ठ बहू का चुनाव करने के लिए। तो राजा ने अपने मंत्री से बात की। मंत्री ने सुझाव दिया कि तीनों राजकुमारियों को आजमाया जाए। राजा ने कहा, सुबह तीनों बहुओं की रसोई होगी। जो अच्छा खीर बनाकर खिलाएगी, जिसकी खीर सबसे उत्तम होगी, वही सबसे श्रेष्ठ बहू होगी। तीनों बहुओं को प्रतियोगिता के बारे में बता दिया गया। छोटा वाला राजकुमार आकर अपने कक्ष में चिंतित होकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मेंढकी उसके पास आई। मेंढकी ने उससे पूछा, क्या हुआ? मेंढकी को बोलता देखकर राजकुमार के तो मानो होश उड़ गए। उसने बोला, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम तो एक मेंढकी हो। मेंढकी ने कहा, वक्त आने पर मैं इसका रहस्य आपको बता दूंगी। आप मुझे बस इतना बताइए कि आप चिंतित क्यों हैं। तब राजकुमार ने राजा की प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को सब कुछ बता दिया। तो मेंढकी ने कहा, आप निश्चित होकर सो जाइए, सुबह में आपको खीर मिल जाएगी। इतना सुनकर राजकुमार सो गया। राजकुमार को सोते ही मेंढकी कक्ष के दरवाजे के नीचे से निकल गई और राज दरबार से निकलकर सरोवर की तरफ बढ़ गई। सरोवर के किनारे जाकर उसने 3 बार तालियां बजाई। ताली बजाते ही वह एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसके सामने मानो चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाए। फिर उसने जोर से आवाज़ लगाई, आओ सखी, दुख सुख की बतलाओ सखी। उसकी आवाज़ सुनते ही उस सरोवर से 7 मेंढकियां बाहर निकली और उन्होंने भी 3 बार ताली बजाई तो वो भी सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। 8 स्त्रियां एक दूसरे के गले मिली, रोई, हंसी और दुख सुख की बातें की। अब उस मेंढकी ने 7 मेंढकियों को प्रतियोगिता के बारे में बताया तो वो फिर से मेंढकी के रूप में आ गई और राजमहल के दरवाजे से अंदर आते हुए राजकुमार के कक्ष में आ गई।
प्रतियोगिता का सामान राजा ने पहले ही तीनों बहुओं के कक्ष में पहुंचा दिया था। कक्ष में आते ही आठों मेंढकियां फिर से स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और लगी खीर बनाने। बहुत ही सुगंधित, बहुत ही स्वादिष्ट खीर आठों ने बनाई। और जैसे ही रात का दूसरा पहर बीता, सुबह होने वाली हुई, सातों मेंढकियां फिर से सरोवर में जाकर समा गई और वो मेंढकी भी अपने मेंढकी रूप में आकर कोने में जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। सवेरा हुआ, राजकुमार की आंखें खुली और प्रतियोगिता का ज्ञान होते ही वो फिर से उदास हो गया। राजकुमार को उदास देखकर मेंढकी ने कहा, स्वामी उदास न होइए, खीर बन चुकी है, आप पिताजी महाराज के सामने पेश कर सकते हैं। यह सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। वह स्नान करके नए वस्त्र पहन के दरबार की तरफ खीर लेकर चल पड़ा। निश्चित समय पर दरबार लगा और तीनों बहुओं की बनाई खीर राजा के समक्ष पेश की गई। राजा ने जैसे ही बड़ी बहू की खीर खाई तो राजा ने कहा, यह भी कोई खीर है, इसमें तो मीठा ही नहीं है। फिर मंजली बहू की खीर पेश की गई। राजा ने उसको भी खाते ही एकदम से कहा, इसमें तो इतना मीठा है कि ये जहर जैसी हो रखी है, मैं इन दोनों में से कोई सी खीर नहीं खाऊंगा। तीसरी बहू से तो खीर की उम्मीद ही नहीं थी, सो सारे दरबारी उठने लगे। लेकिन छोटे राजकुमार ने कहा, महाराज आपने मेरी पत्नी की खीर तो अभी खाई ही नहीं है। राजा तो हैरान हो गए, फिर भी उन्होंने कहा, लाओ हम उसकी भी खीर खाएंगे। राजा ने जैसे ही मेंढकी वाली खीर खाई, राजा के तो मानो खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने कहा, इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने तो आज तक कभी नहीं खाई। यह सुनते ही सारे दरबारी हैरान हो गए और दोनों बड़ी बहुएं जल भूनकर राख हो गई। अब क्या था, कानाफूसी शुरू हो गई कि भाई मेंढकी इतनी स्वादिष्ट खीर कैसे बना सकती है। मेंढकी के दरवाजे के सामने पहरा लगा दिया गया कि देखे तो सही मेंढकी क्या कमाल करती है। उधर दोनों बहुएं, बड़ी बहुएं जल बुनकर राख हो रही थी। अब दोनों की दुश्मन बन गई थी मेंढकी। उन्होंने दोनों ने विचार विमर्श किया, इस पर नज़र रखनी होगी कि ये कैसे कमाल करती है। अगले दिन राजा ने फिर एक प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया, जो भी बहू सुंदर वस्त्र बनाकर मुझे भेंट करेगी वही श्रेष्ठ बहू होगी। दोनों राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नियों को बता दिया। इधर छोटा वाला राजकुमार फिर उदास होकर अपने कक्ष में आकर लेट गया। मेंढकी फिर उसके पास गई और बोली, आज क्यों उदास हो? तो राजकुमार ने प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को बता दिया। तो मेंढकी ने कहा, आप परेशान न हो, सुबह होते होते आपको वस्त्र मिल जाएंगे। रात का पहला पहर बीतते ही और राजकुमार को निंद्रा में जाते ही मेंढकी फिर से उसी तरह से राजमहल से बाहर निकली। सरोवर के किनारे जाकर 3 बार तालियां बजाई और सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर उसने वही आवाज़ फिर से लगाई, आओ सखी दुख सुख की बतलाओ सखी। और सातों मेंढकी सरोवर से बाहर आकर उन्होंने भी 3 बार तालियां बजाई और वो भी सुंदर स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर से 8 स्त्रियां गले मिली, रोई, गाई, हंसी और दुख सुख की बातें की। फिर उस मेंढकी ने सातों मेंढकी को प्रतियोगिता के बारे में बताया और 8 मेंढकियां उसी तरह से दरवाजों के नीचे से निकलते हुए मेंढकी वाले कक्ष में आ गई। प्रतियोगिता का सामान राजा ने सुबह ही पहुंचा दिया था। फिर क्या था, सुई धागे चलने लगे और रेशमी वस्त्र बनने लगे। बहुत ही सुंदर सलमा सितारे से बने हुए रेशमी वस्त्र तैयार हो गए और जैसे ही सुबह होने वाली हुई, सातों मेंढकियां उसी तरह दरवाजे के नीचे से निकलकर सरोवर में जाकर गुम हो गई। इधर मेंढकी भी अपने मेंढकी रूप में आ गई। राजकुमार उठा और फिर से उदास हो गया। तब मेंढकी ने राजकुमार को उदास देखकर कहा, स्वामी वस्त्र तैयार हैं, पिताजी महाराज को जाकर भेंट कराइए। सही समय पर दरबार लगा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों द्वारा बनाए हुए वस्त्र लेकर दरबार में हाजिर हुए। बड़ी बहू के वस्त्र भेंट किए गए तो राजा ने देखा यहाँ पर कैंची वहाँ पर कैंची लगी हुई थी। राजा ने बोला, छी, ये भी कोई वस्त्र हैं? और उन्होंने अपने नौकर को वो वस्त्र दे दिए। फिर दूसरी बहू के वस्त्र भेंट किए गए।
वो भी राजा को पसंद नहीं आए, वो भी नौकरों को दे दिए गए। अब आई बारी छोटे राजकुमार की। छोटे राजकुमार ने जैसे ही वस्त्र भेंट किए, राजा देखते ही खुश हो गए। बोले, ये तो 30 दीवारों पर पहनने लायक वस्त्र हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही कमाल के वस्त्र तुम्हारी पत्नी ने बनाए हैं। यह सुनकर दोनों बड़े बड़े राजकुमार जल बुनकर राख हो गए। अब उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने राजा से कहा, पिताजी महाराज, अभी निर्णय ना लिया जाए। अभी अगर आप निर्णय लेते हैं तो जल्दबाजी होगी। हमारे कहने से एक प्रतियोगिता और करवाई जाए। राजा ने कहा, ठीक है, एक प्रतियोगिता और करवा लेते हैं। राजा ने कहा, कल दरबार में तीनों बहुओं में से जो श्रेष्ठ गाना गाएगी वही सबसे श्रेष्ठ बहू और उसी के पति को राजगद्दी मिलेगी। दोनों राजकुमारों ने आकर अपनी पत्नी को बताया तो वो बड़ी खुश हुई और दोनों ने विचार विमर्श किया। अब तो हम वही करेंगे जो मेंढकी करेगी। ये जो करती है वही राजा को पसंद आ जाता है। अब हम भी वही करेंगे जो ये करेगी। और एक छोटे से हॉल से उसके दरवाजे में टकटकी लगाकर देखने लगी। दरवाजों में छोटे छोटे हॉल होते हैं ना, वहीं से वो दोनों उस पर नजर रखने लगी। छोटा राजकुमार अपने कक्ष में आया और प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को बताया। उस दिन राजकुमार भी जानना चाहता था आखिर मेंढकी का क्या रहस्य है, सो वो भी सोने का बहाना करके अपने बिस्तर पर लेट गया। मेंढकी समझ गई थी कि उसकी दोनों जेठानियां उस पर नजर रखे हुए हैं। मेंढकी भी कम चालाक नहीं थी। वो उठी और उसने ढेर सारा ठंडा पानी पिया और जाकर सो गई। दोनों जेठानियों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। ये क्या, ये तो ठंडा पानी पीकर सो गई। छोटी वाली रानी ने कहा, नहीं, जैसा इसने किया है हम भी ऐसा ही करेंगे। और दोनों राजकुमारियों ने ढेर सारा ठंडा पानी पिया और सो गई। जब मेंढकी ने देखा कि खतरा टल गया है तो वो उठी और उसी तरह से राजमहल के दरवाजे से नीचे से निकलकर सरोवर के किनारे जा पहुंची। इधर राजकुमार पूरी जासूसी पर था। वो भी मेंढकी के पीछे पीछे सरोवर के किनारे जा पहुंचा। उसने आज सब कुछ देख लिया था कि मेंढकी क्या करती है। जैसे ही वो अपने असली रूप में आई और उसकी सखियां बाहर आई, राजकुमार की हैरानी से चीख निकल गई। जैसे ही उन्होंने वहां राजकुमार को देखा तो उन्होंने बोला, राजकुमार, आपको ये सब नहीं देखना चाहिए था, पर अब आपने देख लिया तो मैं आपको अपना रहस्य बताती हूँ। तब मेंढकी ने राजकुमार को बताया कि राजकुमार, कुछ साल पहले मैं एक सुंदर राजकुमारी थी। एक ऋषि को हमने बहुत परेशान कर दिया। वो ऋषि सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे और मैं अपनी इन 7 सखियों के साथ सरोवर में स्नान कर रही थी। हमें पता नहीं था कि साधु यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। हम पानी एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे थे और वो पानी बार बार साधु के ऊपर जाकर गिर रहा था, जिससे उनकी तपस्या भंग हो रही थी। साधु ने क्रोध में आकर हमें श्राप दिया, जिस तरह तुम उछल कूद कर रही हो उस तरह से तुम एक मेंढकी बनकर पूरी जिंदगी उछल कूद करना और इसी सरोवर में अपना जीवन व्यतीत करना। यह सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हम बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और घर आकर अपने माता पिता को ये बात बताई तो हमारे माता पिता ने भी ऋषि के सामने प्रार्थना की और हमें क्षमा करने के लिए कहा। ऋषि को हम पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जिस दिन कोई सच्चा पुरुष तुम्हारे लिए अपने शरीर का कोई अंग काट कर उसका रक्त हमारी तपोस्थली पर दान करेगा, उस दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और तब तक तुम हर रात अपने असली रूप में कुछ क्षण के लिए आओगी। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले गए और उसी दिन से हम एक सच्चे पुरुष की तलाश में इस सरोवर में भटक रहे हैं। हम रोज रात को कुछ क्षण के लिए अपने स्त्री रूप में आते हैं और फिर उसके बाद मेंढकी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी जिंदगी चल रही है। यह सुनकर उस राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना अंग दान करूंगा। तो राजकुमारी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारा जीवन मैं नहीं ले सकती। तब राजकुमार ने कहा, हे सुंदर स्त्री, मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुम्हारे बिना मेरा जीवन अब कुछ नहीं है।
और संयोग से मेरे एक पैर में 6 उंगलियां हैं और इस बात के लिए मैं आज तक अपने आप को कोसता था, अपने भाग्य को कोसता था, पर आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है। अगर मैं अपने उस पैर की एक उंगली तुम्हारे ऊपर न्योछावर भी कर दूंगा, तब भी मैं अंग विहीन नहीं होऊंगा। इतना कहकर उस राजकुमार ने अपने पैर की 6ठी उंगली को काटकर ऋषि की तपोस्थली पर खून छिड़क दिया और उस स्त्री से कहा, अब तुम अपने असली रूप में कब आओगी? राजकुमारी ने कहा, सुबह के पहले पहर से पहले मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी फिर से मेंढकी रूप में परिवर्तित हो गई। 7 मेंढकियां सरोवर में चली गई और राजकुमारी मेंढकी राजकुमार के साथ राजमहल में आ गई। आज की रात राजकुमार के लिए बड़ी खुशी की बात थी। जो राजकुमार अपने भाग्य को कोसते थे, आज वो अपने भाग्य पर इटला रहे थे और बार बार जाकर मेंढकी को देख रहे थे कि वो स्त्री रूप में आई कि नहीं आई। रात मानो आंखों में कट रही थी। सुबह हुई और राजदरबार सजा। सब लोग राजदरबार की तरफ जाने लगे। दोनों बड़ी बहुएं भी अपने पतियों के साथ राजदरबार में पहुंच गई। छोटा वाला राजकुमार भी मेंढकी को टोकरी में रखकर राजदरबार में पहुंच गए और बार बार टोकरी की तरफ देख रहे थे कि मेंढकी स्त्री रूप में आई या नहीं आई। जैसे ही दरबार सजा, दोनों बहुएं बहुत खुश हो रही थी। आज तो बाजी हमने ही मारनी है, हमने वही किया है जो मेंढकी ने किया है। पहली बहू का नंबर आया। जैसे ही गाना गाने के लिए उसने मुंह खोला, उसका गला बैठ चुका था, उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दूसरी बहू की बारी आई। दूसरी बहू का भी वही हाल था। सारे दरबारी ठांका लगाकर हंसने लगे। अपना मजाक उड़ता हुआ देखकर दोनों बहू अपने सिंहासन पर जाकर चुपचाप बैठ गई। अब क्या था? राजा ने कहा, अभी प्रयोगिता है या खत्म करें, क्योंकि मेंढकी से तो उम्मीद ही नहीं है। इस पर राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, अब तक मौका दिया है तो आज भी मौका दिया जाए। सभी दरबारी कानाफूसी कर रहे थे कि अब क्या यही दिन देखना है कि मेंढकी गाना गाएगी। तभी अचानक से टोकरी के पास एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। इतना तेज प्रकाश कि सबकी आंखें चुंधिया गई और मेंढकी एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। सब लोग मानो एक क्षण एक टक निहारते रह गए। इतनी सुंदर कन्या उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। वह कन्या राजा के समक्ष आई और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गाना गाने की आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। जैसे ही उस कन्या ने गाना गाना शुरू किया, सारे राज दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा गाना उन्होंने आज तक कभी नहीं सुना था। गाना खत्म हुआ पर सारे दरबारी मंत्रमुग्ध होकर उसके गाने में जैसे खो गए थे। थोड़ी देर बाद उनकी तंद्रा भंग हुई तो उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से उसके गाने की प्रशंसा की और सबने उस कन्या की बहुत तारीफ की। राजा भी उससे बहुत खुश हुए और उससे मेंढकी होने का रहस्य जाना। राजकुमारी ने सब कुछ राजा को बता दिया। उसके बाद राजा ने सबसे श्रेष्ठ बहू होने का गौरव अपनी छोटी बहू को प्रदान किया और छोटे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय बाद दोनों की फिर से रीति रिवाज के साथ शादी करवा दी गई। दोनों राजा रानी बने और सुखपूर्वक महल में रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। राधे राधे।